हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। आपको पता ही है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग हीट करें तो वो क्या करता है, थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। वो किसके कारण? थर्मोनिक एमिशन। जो था इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट जाता है, तो उसके कारण जो एनर्जी का एमिशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? रेडिएशन के फॉर्म में होता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। एनी ऑब्जेक्ट विच absorbs all the wavelength, or you can say radiations, any object which absorbs all the radiation slash any radiation or wavelength which are falling on it and it does not transmit or reflect the falling radiations. ये है एक डेफिनेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। और जो अगर इसका हम एक्सपेरिमेंटली अगर इसका ग्राफ देखे जाए, मतलब जी जो ब्लैक बॉडी है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है उसके बाद क्या करता है वो, अगर उसको हम लोग किसी टेम्परेचर पे ले जाए तो क्या करता है, जितनी भी उसने पूरी तो नहीं करेगा, अगर पूरी करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी। उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या आइडियल ब्लैक बॉडी भी क्या होता है। पर ये जो ये ब्लैक बॉडी है जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर गिरी है, अगर इसको हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाए तो ये क्या करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर इस जनरली देखा जाए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो उसका जो रेंज होता है वो है IR टू UV। इस रेंज में हमें मिलता है। जनरली इस रेंज का होता है, जो मतलब जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस रेंज का होता है। और जो फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें एमिटेड रेडिएशन की, वो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी में होता है। बहुत सारे अटेम्प्ट हुए क्लासिकली, क्वांटम मैकेनिकली, जो फिर ये एक्सपेरिमेंटल थी तो ये मिल रहा था, पर हमें इसका क्या थे थियोरेटिकली प्रूव एक फंक्शन चाहिए था जो जो इसको ग्राफ मिल रहा है उसको सेटिस्फाई करें। तो इसके लिए मेनली 3 साइंटिस्ट ने काम किया था। मेनली 3 साइंटिस्ट थे। पहले थे क्लासिकल कंसेप्ट को यूज़ करके 2 साइंटिस्ट ने काम किया था। क्लासिकल कंसेप्ट पहले थे विन्स और दूसरे थे रिलीजियंस। इन दोनों ने क्या किया, क्लासिकल कंसेप्ट को यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो हमें मिल रहा था एक्सपेरिमेंटली, उसका क्या कहता है, उसका फंक्शन ढूंढने की ट्राई की किसके? क्लासिकल कंसेप्ट के थ्रू। और जो इन्हें सक्सेस नहीं मिला, इन्हें सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि क्या हो गया था, ये जो है वेन्स, अगर हम ग्राफ में देखेंगे अभी, इनका है ना जो इन्होंने फंक्शन दिया था एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो है ना, वो लोअर वेवलेंथ्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा था और हायर वेवलेंथ्स के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और ये जो रिलीजियंस का था, उनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो क्या था, हायर वेवलेंथ्स के लिए वैलिड हो रहा था।
इनको इतना सक्सेस नहीं मिला। तो फिर क्या, मैक्स प्लांक आए और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत वहीं से हुआ। तो क्वांटम मैकेनिकली जिसने एक्सप्लेन किया था वो थे मैक्स प्लांक। रिलीजियस ने ट्राई किया था 1900 में, और वीन्स ने ये ट्राई किया था 1889 में, और इसी साल में 1900 में ही मैक्स प्लांक ने लॉ ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लाके एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी को। तो चलिए वो हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। उसके पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ आइडियल ब्लैक बॉडी की। आइडियल ब्लैक बॉडी, नाम से पता चल रहा है क्या होगा। एनी ऑब्जेक्ट that absorbs all the wavelengths or the radiations falling on it, and it emits all the radiations, then it is known as आइडियल ब्लैक बॉडी। जो नॉर्मल ब्लैक बॉडी होते हैं वो, उसमें क्या होता है कि जितनी भी रेडिएशन उन पे गिरती हैं वो पूरी की पूरी रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट नहीं करते। आइडियल हम यहाँ पे आइडियल ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या कि वो जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा वो सब क्या कर देगा, एमिट कर देगा। पर नेचर में ऐसी कोई ब्लैक बॉडी अभी तक मिली नहीं है। पर ऐसे बोल सकते हैं कि नियरर टू आइडियल ब्लैक बॉडी हमारे पास है एक फेरिस ब्लैक बॉडी। अब ये क्या होता है फेरिस ब्लैक बॉडी, चलिए देख लेते हैं वो भी। ये कोई कैविटी है, मान लीजिए ये कोई कैविटी है, और यहाँ पे एक छोटा सा हॉल है, बहुत छोटा सा हॉल है, और यहाँ पे ऐसे पिक जैसा रखा गया, और यहाँ से कोई रेडिएशंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत सारा रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे कहीं पे भी ऐसे जाएगा। तो ये क्या करे, रेडिएशन अंदर के अंदर ही रह जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्बर, क्योंकि क्या कर रहा है, ये सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो के कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी। तो ये क्या हो सकता है, गुड एमिटर भी हो सकता है। तो इसको ये जो कैविटी और इस टाइप के जो ब्लैक बॉडी है उसको कहते हैं फेरिस ब्लैक बॉडी। अब आपको ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये पिक क्यों रखा है। ये जो पिक है वो इसलिए रखा गया कि मान लीजिए यहाँ से कोई रेडिएशन आएगा और वो यहाँ पे टकरा के डायरेक्टली क्या बाहर निकल सकता है। तो ये तो अंदर इसका रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट एमिट ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक पिक रखा गया ताकि वो डायरेक्टली बाहर रिफ्लेक्ट होके ना निकल जाए। अब देख लेते हैं कि एनर्जी, डिफरेंट टाइप के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्लासिकली क्या क्या थे और क्वांटम मैकेनिकली हमें क्या क्या मिले थे। तो सबसे पहले वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन्होंने क्या किया, क्लासिकल कंसेप्ट को यूज़ करके एक अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरेटिकल फंक्शन दिया, जो था u ऑफ म्यू टी इज इक्वल्स टू ए म्यू क्यूब
ई रेस टू माइनस बीटा म्यू बाई टी। ये क्या है? वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रॉब्लम क्या हुई कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा थे उनके साथ ये कहाँ पे मैच हुआ? सिर्फ लोअर वेवलेंथ पे, लोअर वेवलेंथ पे। तो हायर वेवलेंथ पे जैसे ही जाएंगे ये कुछ काम का नहीं होता। यहाँ पे जो म्यू है ना वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम फ्रीक्वेंसी को आपको पता ही होगा कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये लोअर वेवलेंथ पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? हायर वेवलेंथ पे, हायर फ्रीक्वेंसीज पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो वीन्स का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो किसके लिए? लोअर वेवलेंथ के लिए सेटिस्फाई हो रहा था और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। अब देखते हैं रिलीजियस का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रिलीजियंस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलीजियस ने भी क्लासिकल कंसेप्ट का यूज़ करके एक अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया जो था u ऑफ म्यू टी इज इक्वल्स टू 8 पाई म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यूब के टी। यह है रिलीजियस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और दोस्तों इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई ऐसे डायरेक्टली न्यूमेरिकल नहीं बन जाएगा, आपको डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़े। तो अगर आप इसको याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ये क्या, एक सिर्फ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और जो ये मिला हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रिलीजियस का, वो क्या था? हायर वेवलेंथ पे सेटिस्फाई हो रहा था एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ, और इसको क्या बोल सकते हैं? लोअर फ्रीक्वेंसीज पे, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे। क्योंकि आपको मैंने बता दिया म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी तो कांस्टेंट है और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, और वो किसके साथ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। उसके बाद आया मैक्स प्लांक। द ग्रेट मैक्स प्लांक। उन्होंने पोस्टुलेट कर दिया कि क्या, जो एनर्जी है ना वो कंटिन्यूस फॉर्म का नहीं है, वो स्मॉल पैकेट का है, उन्होंने उसकी एनर्जी दी इज इक्वल्स टू एच म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मान लीजिए कोई लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी म्यू। तो अब उसको लाइट है ना वो कंटिन्यूस फॉर्म है, वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, ऐसे स्मॉल पैकेट के फॉर्म में। और इस एक पैकेट की वैल्यू है E इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो प्लांक ने ये अजम्पशन किया कि लाइट है वो कंटिन्यूस फॉर्म का नहीं है, बल्कि वो क्या है? डिस्क्रीट फॉर्मेट का है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वांटाइजेशन, ये वर्ड का मैं आपको मतलब बता दूं। क्वांटाइजेशन मतलब क्या? कोई डिस्क्रीट ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू, बीच की वैल्यू नहीं। और मतलब मान लीजिए 1 2 3
ऐसे 0.5 नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? 1 2 3 ऐसी वैल्यू चलेगा, 2.5 भी नहीं। तो ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन का। और जो मैक्स प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो था मैक्स प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन mu of ut is equals to 8 pi mu square divided by c cube h mu divided by h mu by kt माइनस 1। ये क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ एग्जैक्टली मैच हो गया। एग्जैक्टली मैच्ड विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये मैक्स प्लैंक को एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। और इसमें जो h दिखा रहे हैं, h वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट h है जो प्लैंक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आप याद रख लेना, इसकी आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा और इन तीनों का कैसे हो रहा था, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कैसे मैच हो रहा था। ग्राफ बना लेते हैं। जो वीन्स का था, पहले रिलीजियस का देख लेते हैं। यहाँ पे ये है, जो ये एक्स एक्सिस पे हमने लिया है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लिया है u ऑफ म्यू टी। जो रिलीजियस का था वो क्या था? लोअर फ्रीक्वेंसीज पे वैलिड हो रहा था, तो ये ऐसे हो रहा था। ये हो गया रिलीजियस का। इसके बाद जो वीन्स का था वो क्या हो रहा था? हायर वेवलेंथ पे वैलिड हो रहा था। और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था और जो मैक्स प्लैंक का था वो क्या हो गया था? एग्जैक्टली मैच हो गया था। वो क्या, देख लीजिए यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसीज के साथ वो क्या हो रहा था? ये रिलीजियस का एग्जैक्टली चल रहा था, अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा था। पर जैसे हायर फ्रिक्वेंसीज पे गए वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, उसका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर जैसे जैसे और हाई वेवलेंथ पे जाते हैं हम, तो क्या हो रहा था? रिलीजियस ये वीन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो उसके साथ सेटिस्फाई हो रहा था। देख लीजिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिला था। ये है प्लैंक, ये था वीन्स, और ये था रिलीजियस का। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। थैंक यू।